As far as last lecture is concerned, we have studied what is physiology, how the all physiological system is interrelated or connected, I should say. Perfect. कैसे डाइजेशन के बाद कोई मतलब नहीं है यदि उसको बर्निंग करने के लिए ऑक्सीजन ना मिले. हमारी बॉडी का फ्यूल, व्हाट वाज द फ्यूल ऑफ द बॉडी? LPC, lipids, proteins and carbohydrates. LPC. And what is the kitchen? Mummy's kitchen's fuel is LPG. LPC. What is our body fuel? That is LPC. मैंने बहुत सारे उसमें if and but भी बताए थे. That were very interesting. कि LPC के बगैर कुछ खा नहीं सकते. खा नहीं सकते in the sense for energy source. खाने को तो कुछ भी खाइए. But other than LPC, there is no source of energy for our body. ये तीनों खा तो सकते हैं, but absorb नहीं हो सकते. तो उसके लिए पहली फिजियोलॉजी पढ़ी थी हमने, that was digestion. कि वो प्रोडक्ट को वो फाइन प्रोडक्ट में काटा जाएगा, that is catabolism. फिर उसको सेल्स तक पहुंचाया जाएगा. वो सेल्स तक पहुंचाने के बाद जब आप ब्रीदिंग करेंगे तो ऑक्सीजन वहां पहुंचेगी सर्कुलेटरी सिस्टम से और वहां पर एनर्जी बनेगी क्योंकि वो बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन ऑफ फूड होगा. तो ऐसा सारी फिजियोलॉजिकल सिस्टम इंटर रिलेटेड. देन वी वर ऑन डाइजेस्टिव सिस्टम की. सबसे पहले हम डाइजेस्टिव सिस्टम देखते हैं. और कोई भी फिजियोलॉजी हो डॉक्टर्स, कोई भी फिजियोलॉजी हो, किसी भी फिजियोलॉजिकल सिस्टम को पढ़ने के लिए मैंने कुछ 4 या 5 बेसिक पॉइंट्स बताए. एंड आई होप यू रिमेंबर दिस. यू हैव नोटेड ऑल also. Number 1 was, I think, Yes, evolutionary. Am I right? Yes, sir. Yes, sir. Number 2 was the structure. Perfect. Anatomy. Yes, anatomy and the structure. Na? Number 3 was the mechanism and actual physiology. Mechanism. Perfect. And number 4 was how it is regulated through nervous system. Am I right? Yes, sir. And the last one was the disorders associated with that particular physiology. So I'm stick to those 5 points, whatever the physiology is. So just now start with the first point, that is evolutionary train. Am I right? Am I right? Yes, sir. Yes, sir. डॉक्टर जहां पर सबसे पहले फिजियोलॉजिकल सिस्टम डाइजेशन एब्जॉर्प्शन जहां चैप्टर 16 आपका स्टार्ट होता है, वहीं पर आपके पास ऊपर जगह है. मेरे तो नोट्स बनाने का तरीका ही ऐसा, जहां पर जगह मिली वही एनसीईआरटी, क्योंकि अल्टीमेटली पढ़ना तो इसी से है, नीट का प्रिपरेशन तो इसी से होना है ना. तो पहला पॉइंट जो है which is called as evolutionary train, which is called as evolutionary train, वहीं पर लिखते हैं, हेडिंग डालते हैं. सबसे पहले जो रजिस्टर आपने नया बनाया है ह्यूमन फिजियोलॉजी के लिए, सबसे मैंने रिक्वेस्ट किया था कि एक नया रजिस्टर बना लें. ऑल आर प्रिपेयर्ड विद दिस? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. परफेक्ट परफेक्ट. इतना बढ़िया से लिखना है कि ये फिजियोलॉजिकल सिस्टम आपको आगे भी काम में आए कॉलेज लाइफ. whatever the subject and whatever the branch you will get, फिजियोलॉजी तो काम आनी ही है यदि हमने बायो को लेकर आगे बढ़ना है. राइट. तो सबसे पहला डालते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम या ह्यूमन डाइजेशन, या जो भी लिखा है डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, क्योंकि कहीं ना कहीं डाइजेशन के बाद एब्जॉर्ब किया जाना जरूरी है ना. मैंने कहा था ना, खा तो सकते हैं बट एब्जॉर्ब नहीं हो रहा, तो उसको एब्जॉर्बेबल फॉर्म में बनाना है. इसलिए तो चैप्टर का नाम क्या दिया, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन. अंडरस्टूड? Yes, sir. मृदुला, श्रेयस, संजना, शुभम, विधि, अंडरस्टूड? Yes, sir. Yes, sir. Yes. परफेक्ट बच्चों. देखिए कैसा होता है बच्चों, आपका इंटरैक्शन होता रहेगा तो पढ़ने में मजा आएगा. इतना इंटरेस्टिंग पार्ट अब हम लोगों ने स्टार्ट किया ह्यूमन फिजियोलॉजी का, और मुझे स्क्रीन पर क्या होता है, कुछ ही नाम देख पाते हैं. सारे नाम मैं देखने जाऊंगा तो वो स्क्रीन पर आपका ही आएगा, रिकॉर्डिंग उसी की होगी, डायग्राम्स कुछ नहीं देखिए. सो यदि कुछ नीचे के अल्फाबेटिकल इसमें वर्ड्स में बच्चे हैं लाइक एस टी पी क्यू आर, तो मुझे दिखते नहीं इजी. परफेक्ट. स्टिल आप लोग मुझे इंटरेक्शन करते रहे तो वो मुझे भी ध्यान रहेगा और हम लोग ज्यादा बेटर वे से पढ़ पाएंगे. परफेक्ट. चलिए
अब ये 53 नाम से कोई एडमिट होना चाह रहा है, इसे तो मैं एडमिट नहीं करूंगा। एनीवेज हम लोग आगे बढ़ते हैं विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। सो आवर टॉपिक फॉर टुडे इज डाइजेशन एंड व्हाट? Absorption. Absorption. और मेरी बात बिल्कुल ध्यान से सुनना बच्चों, नीट का जो एग्जाम है, नीट के एग्जाम में 90% चीजें एनसीईआरटी की बुक से सीधे सीधे या ट्विस्टेड फॉर्म में आती है, बट होती कहीं ना कहीं वो एनसीईआरटी से। तो हमें बायोलॉजी की बात कर रहा हूं, तो हमें मैक्सिमम कोशिश करनी है कि हमें सारे इनपुट इसी में लिखने एनसीईआरटी। लाइक आप ये डायग्राम देखेंगे तो मैंने इतना जबरदस्त लेबल कर दिया, इसी में लेबल कर दिया कि मुझे एक बार ये डायग्राम मैंने देखा तो मुझे किसी दूसरे बुक को रेफर करने का जरूरत ही नहीं पड़े। तो इतने डिसेंटली काम करना है आपको एनसीईआरटी में, हर मार्जिन का इतना वाइजली यूज करना है कि सारी चीजें वहीं आ जाए, और जब आप एक पेज पलटाएं तो बढ़िया आपका वो कंसेप्ट भी रिवाइज हो। परफेक्ट? Yes, sir. Yes, sir. Let us start with a very important part of biology, that is human physiology, and the first chapter that we are going to deal with, that is digestion and absorption. And as I give you, the first point is what? Evolutionary Trained. अब इवोल्यूशनरी ट्रेंड मतलब मैंने आपको क्या बताना है? इवोल्यूशनरी ट्रेंड मतलब बच्चों मैंने आपको ये बताना है कि कैसे प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म से, यानी कैसे यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म से लेकर हम जैसे हायर ऑर्गेनिज्म, हम जैसे मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म तक, कॉम्प्लिकेटेड बॉडी डिजाइन के ऑर्गेनिज्म तक क्या चेंजेस आए हैं इस सिस्टम में। ब्रीदिंग भी बताऊंगा, तो मैं बताऊंगा कैसे एक्वेटिक सिस्टम में गिल्स से होते होते लंग्स तक आए। तो डाइजेशन में मुझे आपको ये बताना है कि यूनिसेल्युलर किस तरीके से करते हैं, मल्टी सेल्युलर किस तरह से करते हैं। कुछ मल्टी सेल्युलर ऑटोट्रॉफ है, फोटोसिंथेटिक, तो वो कैसे करते हैं। कुछ यूनिसेल्युलर हेटेरोट्रॉफ है, तो वो कैसे करते हैं। इन टोटल आई नीड टू टेल यू डिफरेंट मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। परफेक्ट? तो इवोल्यूशनरी ट्रेंड में मैं आपको कुछ टेबल बनवा दे रहा हूं। सो उसमें एक टेबल में हम सारी चीजें लिखेंगे कि किस तरीके से एनिमल न्यूट्रिशन चलता है। हेडिंग डालेंगे आप एनिमल न्यूट्रिशन, चैप्टर हो गया आपका डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, पहला पॉइंट हो गया उसका इवोल्यूशनरी ट्रेंड, जिसमें मैं आपको ओवरऑल न्यूट्रिशन का एक टेबल बनाकर ये बताना चाह रहा हूं कि कैसे इन कोर्स ऑफ इवोल्यूशन डिफरेंट मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन डेवलप्ड। परफेक्ट? काव्य, शुभम रोथे, अग्री? डॉक्टर देशपांडे, डॉक्टर वर्गेश, डॉक्टर पाटिल, डॉक्टर अनिश। सबसे पहला बच्चों पढ़ते हैं अपन टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन। सबसे पहला पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन, राइट। सेकेंड पेज जो हम देखेंगे दैट विल बी मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन। थर्ड, टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स, टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स। परफेक्ट? फिर हम देखेंगे उसका स्टेप्स इन न्यूट्रिशन, स्टेप्स इन न्यूट्रिशन, और कुछ एक्स्ट्रा प्रोसेसेस होंगी तो हम उसको समझेंगे एक्स्ट्रा प्रोसेसेस। जो इन सबसे कुछ अलग यदि अपने को मिलता है तो हम वो पार्ट भी देखेंगे, दैट विल बी एक्स्ट्रा प्रोसेसेस। नोटेड? Yes, sir. और सबसे पहले पार्ट में यदि मैं आपको कहना चाहूं टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन में, तो मेरे पास दो बेसिक टाइप्स हैं दैट एवरीवन नोज। वन इज ऑटोट्रॉफ, आई होप यू नो दिस, And another is heterotroph. and the another one is what? Heterotroph.
हेटेरोट्रॉफ। अब लेकिन देखिए कैसे मजे की बात है और कैसे आप लोग बाकी स्टूडेंट से अलग प्रिपेयर कर रहे हैं। व्हाई यू आई एम ऑलवेज सेइंग दैट यू आर प्राउड रेजुमे। अभी आपको पता लगेगा नेक्स्ट 5 मिनट, है ना। चलिए, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ऑटोट्रॉफ, एनीवन? Organisms who synthesize their own food is called as autotrophs. Organisms who synthesize their own food in the presence of sunlight are known as autotroph. Perfect. Yeah. In the organisms that are dependent for their food on others or on autotroph, they are known as heterotroph. Perfect. So autotroph Yes, की Yes, sir. ऑटोट्रॉफ की कैटेगरी में यदि आप देखें तो आप एक डाल सकते हैं फोटो ऑटोट्रॉफ, क्योंकि ऐसा नहीं है दोस्तों कि केवल प्लांट ही खाना बना सकते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं, क्योंकि एक और होता है दैट इज व्हाट, कीमो ऑटोट्रॉफ। एक और होता है दैट इज कीमो ऑटोट्रॉफ। डू यू नो हु आर द कीमो ऑटोट्रॉफ्स? No, sir. इसका एग्जांपल तो मैं क्या कोई भी बता सकता है, बच्चा बता सकता है, दैट इज ग्रीन प्लांट्स। बच्चों इसके एग्जांपल्स हैं बैक्टीरिया। ऐसे बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं जो अपना खाना खुद बना लेते हैं, बट नॉट इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, not in presence of sunlight, but in the presence of some chemicals. By utilizing some chemicals, those bacteria can synthesize their own food, so they are called as autotroph. Green plants तो by default, by the process of what? By the process of what? Photosynthesis. Process is known as photosynthesis. जब मैं आपको फोटोसिंथेसिस बताऊंगा तब एक बैक्टीरिया बताऊंगा, सल्फर पर्पल बैक्टीरिया या ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया। दे हैव आल्सो द पोटेंशियल टू सिंथेसाइज देयर ओन फूड। जब वो भी अपना खाना बना सकते हैं तो फिर यार क्या वो भी ऑटोट्रॉफ है? हाँ, बट नॉट फोटो ऑटोट्रॉफ एग्जैक्टली। दे आर व्हाट? कीमो ऑटोट्रॉफ। अग्री? Yes, sir. As far as Gargi madam, Dr. Gargi Pathak, are you there? Yes, sir. Okay, perfect. Dr. Purav, Dr. Vidhi, Mugdha, Yes, sir. Yes, all are there? Yes, sir. Perfect. So, as far as heterotroph is concerned, यार एक बड़ा सिंपल जो हम लोग होते हैं, होलोजोए, है ना। जैसे हम खाना खाते समय, यस, खाना खाते समय अपना मराठी में एक श्लोक कहते हैं कि पहले मंत्रोच्चार किया जाता है। कौन सा मंत्रोच्चार किया जाता है भोजन के पहले? बदनी कवळ घेता ना, बदनी कवळ घेता नाम घेता, है ना। मतलब वो जो कौर की बात करते हैं, बदनी कवळ घेता, वो जो आप कौर की बात कर रहे हैं, वो जो निवाला लेने की बात आप कर रहे हैं, वो निवाला जो लेता है दैट आर होलोजोइक, यानी जो ग्रैब करके सॉलिड फूड को लेता है वो कौन? होलोजोइक। परफेक्ट। दूसरा पार्ट इसका होता है बच्चों सैप्रोट्रॉफी। they सैप्रोट्रॉफ, break down the food outside their body. आप बोलो। They break down food outside their body, saprotrophs, अरे and feed on सैप्रो, dead. बच्चों ऐसा रटना ही नहीं है, 10th का कंसेप्ट ही छोड़ देना वेदांत भैया, 10th में तो उलझना ही नहीं है। इसलिए मैंने उस दिन कहा था हायर बुक्स को देखिए, Okay, sir. सीधे सीधे पढ़ते ना। सैप्रो मीन्स डेड एंड डिकेइंग, Dead. सैप्रो मीन्स डेड एंड डिकेइंग, और ट्रॉफ मतलब न्यूट्रिशन। बेसिक चीजें पकड़ा करो, रटने का जरूरत नहीं, कंसेप्ट पकड़ना है। सैप्रो मतलब डेड एंड डिकेइंग, ट्रॉफ मतलब न्यूट्रिशन। Those who take their nutrition from dead and decaying material are known as saprotroph. Vedant, agree? Yes, sir, I agree. Decomposers. Yes, yes, decomposer, बिल्कुल perfect. Those ट्रॉफ जहां भी लगेगा, ट्रॉफ लग गया, हेटेरोट्रॉफ, ट्रॉफ मतलब न्यूट्रिशन, हेटेरो मतलब दूसरे से, ट्रॉफ मतलब न्यूट्रिशन, ऑटो मतलब खुद से। फोटो ऑटोट्रॉफ, ट्रॉफ मतलब न्यूट्रिशन, ऑटो मतलब खुद से, फोटो मतलब सनलाइट। कीमो ऑटोट्रॉफ, ट्रॉफ मतलब न्यूट्रिशन, ऑटो मतलब खुद से, कीमो मतलब केमिकल्स। गॉट माय पॉइंट? Yes, sir. Yes, sir. रटना कहीं है ही नहीं बच्चों को, रटने वाला तो काम ही अपने को करना है, अपने को तो बस कंसेप्ट पे पकड़ दी। परफेक्ट। अब सवाल ये उठता है, दैट मेक्स यू डिफरेंट फ्रॉम अदर दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर मीट। यदि मैं आपसे कहूं दोस्तों
कि मुझे मतलब बताइए सैप्रोजोइक का, मुझे मतलब बताइए सैप्रोफाइट का, तो क्या आप मुझे इन तीनों में डिफरेंस बता सकते हैं? उलझ गई ना कहानी, इसीलिए हमें नहीं रटना है, इसलिए हमें कंसेप्ट पकड़ना है। अब देखिए, ट्रॉफ मतलब न्यूट्रिशन, दोज हु डिराइव देयर न्यूट्रिशन फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग आर सैप्रोट्रॉफ, they synthesize their material in the presence of dead and decaying. सैप्रोजोइक, जो उस फूड को ही खाते हैं, जो डेड एंड डिकेइंग मटेरियल उसको ही खा रहे हैं, डेफिनेटली वो ट्रॉफ है। लेकिन ये डेड एंड डिकेइंग मटेरियल का, ऑर्गेनिज्म का, किसी एनिमल का डेड एंड डिकेइंग मटेरियल उस पर ग्रो कर रहा है, सैप्रोजोइक। सैप्रोफाइट, ये न्यूट्रिशन नहीं ले रहा है, उस पर ग्रो कर रहा है, क्योंकि फाइट मतलब होता है फाइटा, फाइटा मतलब होता है प्लांट। तो डेड एंड डिकेइंग पर ग्रो कर रहा है और डेड एंड डिकेइंग पर न्यूट्रिशन ले रहा है और डेड एंड डिकेइंग से न्यूट्रिशन बना रहा है। गॉट माय पॉइंट? Yes. वर्ड्स क्लियर हुए? वन इज सैप्रोट्रॉफ, टेकिंग न्यूट्रिशन फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग। सैप्रोजोइक, एनिमल डेड एंड डिकेइंग मटेरियल से ले रहा है। सैप्रोफाइट, डेड एंड डिकेइंग मटेरियल पर ग्रो कर रहा है, क्योंकि फाइट मतलब फाइटा, फाइटा मतलब ग्रोथ, मतलब प्लांट्स। इसीलिए तो कई सालों तक टेक्सोनॉमी में फंगस को प्लांट की कैटेगरी में रखा गया। फंगस को प्लांट, क्योंकि पहले तो दो ही टाइप थे, प्लांटे और एनिमल, दो ही किंगडम हुआ करते। अब तो 5 किंगडम सिस्टम, बोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे और एनिमल। पहले दो ही ब्रॉड थे, प्लांटे और एनिमल। तो जो किसी भी तरीके से अपना खुद फूड बना सकते हैं वो प्लांट है। तो ये डेड एंड डिकेइंग से बना तो प्लांट। तो कई सालों तक इसको प्लांट कंसिडर किया गया, जो बेसिकली नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि इसमें ग्रीन पिगमेंट नहीं है। परफेक्ट। चलिए, Yes, sir. इसका एग्जाम तीसरा भी बात कर लेते हैं यार। तीसरा इस पैरासाइट, पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। एनीवन? Lives in host body. पैरासाइटिक Lives in host body without killing it. कौन कौन बोला? कौन बोला? Sarai. अरे आई एम मतलब कौन भाई? Swaraj. स्वराज। पांडे जी, आपने एक स्टेटमेंट दिया, बहुत बढ़िया। Those live in the body of host, स्वराज, is it? Yes, sir. But क्या एक्टोपैरासाइट नहीं होता? स्वराज बोलो, हाँ ना बोलो फटाफट बच्चों। कम्युनिकेशन ऐसे थोड़ी करते हैं कि वन में कोई बोला फिर अपन चुप हो गए। एक्टोपैरासाइट सुना है आपने कभी? बॉडी के बाहर पैरासाइट नहीं हो सकता? हो सकता है। हो सकता। आपने जब कहा बॉडी के अंदर रहता है, तो स्वराज पांडे, यदि मैं सही कह रहा हूं तो अदरवाइज ना ले, बायो की बात हो रही है, यू आर द पैरासाइट फॉर योर मदर, एम आई राइट? Yes, sir. क्योंकि तुम मदर की बॉडी में थे ना, Yes. और तुमने उनसे न्यूट्रिशन भी लिया है। Yes. तो मैं क्या ये कह दूं, जितने बच्चे यहाँ पर बैठे हैं, 30-35 बच्चे, ये सारे के सारे अपनी मदर के लिए पैरासाइट हैं? एवरीवन इज अग्री? Yes, sir. Yes, sir. Sir. So from today itself, I should say or tell to your parents कि call you parasites. मतलब डांटना हो तो ये बोले कि कैसा नालायक पैरासाइट है, और अप्रिशिएट करना तो बोले कि कितना बढ़िया पैरासाइट है। बट है तो पैरासाइट, इज इट? नहीं दोस्तों, वी आर नॉट पैरासाइट। इस बात को समझिए, पैरासाइट की डेफिनेशन समझिए। मैंने कहा ना आपसे, व्हाई यू आर डिफरेंट फ्रॉम अदर, दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर नीट, बिकॉज यू आर Proud resonate. Proud resonate. पैरासाइट कहता है पैरा। देखो बात को समझिए, कंसेप्ट मैंने कहा ना, रटना तो जिंदगी में छोड़ देना है जब से रेजोनेंस ज्वाइन। पैरा मींस दूसरा, पैरा मींस अदर, साइट मतलब जगह। पैरा पैरा मींस अनदर, साइट मींस जगह। साइट होती है ना, साइट मतलब जगह, राइट? सो पैरासाइट मींस अदर प्लेस। सो ऑल द ऑर्गेनिजम्स, those who lives in or outside the body, या तो अंदर रहे या तो बाहर रहे,
and complete at least one stage of their life cycle in or on the body of host. All those organisms, समझदार बच्चों ने पेन चला लिया होगा. All those organisms who completes at least one stage of their life cycle in or on the body of the organism. Flawless definition. इसका कोई भी exception हो तो मुझे बता दीजिए. Who complete at least one stage of their life cycle in or on the body of host. Perfect. Yes, sir. So we Perfect. are not parasite because as we only grow in mother's uterus for gestation. अरे नहीं भाई, नहीं वेदांत, please be patient. Let me finish my statement. क्योंकि मैंने जो definition आपको Excuse me, बताई, sir. हाँ, Will you please repeat the definition? yes, I can. Parasites are those organisms who complete at least one stage of their life cycle in or on the body of host. Noted? Yes, sir. Sir, please repeat once. कितना बच्चों थोड़ा सा अटेंटिव बैठे हो. They are all the organisms who complete at least one stage of their life cycle in or on the body of host. इतना धीरे धीरे बोलता हूँ बच्चों, एक बार में समझना चाहिए, बड़े हो रहे हो तुम लोग. Sir, life cycle means what? लाइफ साइकिल मींस व्हाट भाई? एक स्टेज ऑफ लाइफ साइकिल की एक स्टेज. मेरी लाइफ साइकिल क्या है? मेरे जन्म से लेकर या मेरे जाइगोट में, मदर के वॉर्म में जाइगोट से लेकर मेरी डेथ तक मेरा एक लाइफ साइकिल. प्रवीण, अंडरस्टूड? Yes, sir. Yes, sir. लाइफ साइकिल की यदि कोई भी एक स्टेज मैंने मदर की बॉडी में पूरी की तो मैं पैरासाइट हूं. तो फिर तो इस डेफिनेशन से हम पैरासाइट तो हो ही गए. प्रवीण भाई, Yes. राइट? Yes, sir. लेकिन दोस्त फिर भी हम पैरासाइट नहीं है, क्योंकि पैरासाइटिक ऑर्गेनिजम्स या पैरासाइटिक रिलेशनशिप दो डिफरेंट स्पीशीज के बीच होती है, और मैं और मेरी मदर फॉर्चुनेटली हम एक ही स्पीशीज के हैं. राइट? Yes. परफेक्ट. अनीश भाई समझे कि नहीं? Yes, sir. ग्लोरी, योगेश, वैष्णवी, उत्कर्षा, अंडरस्टूड? Yes, sir. परफेक्ट, परफेक्ट. स्पंदन, अग्री? Yes, sir. परफेक्ट. मतलब बच्चों ये हुआ कि मैंने आपको आज एक ऐसी दो डेफिनेशंस बताई, रटने की जरूरत ही नहीं थी. ट्रॉफ, हेटेरो, होलोजोइक, सेप्रो. अच्छा, एग्जांपल इसके देखें तो इसका एग्जांपल ह्यूमंस. इसका एग्जांपल देखें तो बोलो फंगस. और इसका एग्जांपल बोले तो Bleaching. Virus. लीच हो सकता है, वायरस हो सकता है. कोरोना का वायरस अभी पैरासाइट की तरह रह रहा है. पैरासाइट हो सकता है, मलेरियल पैरासाइट हो सकता है, प्लाज्मोडियम हो सकता है, कुछ भी कर ले यार. परफेक्ट, परफेक्ट दोस्तों. Yes, sir. ओके, चलिए तो अब आते हैं मोड ऑफ डॉक्टर सानिका. साक्षी, डॉक्टर साक्षी धोखा, सुन रही हैं आप? Yes, sir. सूरज भाई, तन्मय भाई, सुन रहे हैं? Yes, sir. चलिए मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करते हैं दोस्तों. तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन में बहुत सारे हैं यार. लाइक हर्बीवोरी मोड हो सकता है. हर्बीवोरी क्या मतलब होता है इसका? व्हाट इज हर्बीवोरी? हर्बीवोरस क्या होते हैं? Green plants. Plant. क्या रहे हैं आप? कार्निवोरस, Meat eaters. कार्निवोर्स, Meat eaters. बर्ड, ओमनी. Both. Feed both flesh and plants. परफेक्ट. फोर्थ, इंसेक्टिवोरस. Those who feed on insects. Insects. नंबर फिफ्थ, और क्या छूट गया? डेट्राइटिवोरस. डेट्राइटिवोरी. तो डेट्राइटस मतलब डेड एंड डिकेइंग सब्सटेंस पे लिव, दैट इज डेट्राइटिवोरी. वो मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ये टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन. परफेक्ट. इसके अलावा यदि आप मुझसे और पूछे तो एक बहुत ही बढ़िया याद आया मुझे भी
फ्रूगीवोरस होता है, फ्रूटीवोरी होता है। फ्रूगी मतलब जो क्या कहते हैं, फ्रूट जूस, है ना? फ्रूट जूस पे जो करते हैं, ब्लड पे करते हैं, उसको क्या कहते हैं? सैंग्विवोरस। जो ब्लड पे करते हैं वो सैंग्वी, SNGUIV। मतलब बहुत सारे ऐसे यार, तो उसको तो छोड़ दें। हम एक सबसे इंपॉर्टेंट बात करते हैं, कॉप्रोफेगस, COPRO, कॉप्रोफेगी। कॉप्रोफेगी बड़ा अजीब सा और बड़ा सुंदर सा दिखने वाला एक ससा। ससा मीन्स खरगोश, रैबिट। डू यू नो कितना गंदा प्राणी हो सकता है वो? कॉप्रोफेगी। अरे इतना गंदा हो सकता है भैया कि वो जो अपना फीकल मटेरियल निकालता है उसी को फिर से खा सकता है। सो डर्टी। कितना सुंदर दिखता है दिखने में, पूरा भाई, है ना? Yuck. साक्षी मैडम, दिखता है ना सुंदर ससा? Yes, sir. इतना गंदा हो सकता है यार। इसलिए कहते हैं, मराठी में कहावत है ना, दिसत तसं नसत, म्हणूनच जग फस्त. फस्त। हाँ, वेरी गुड। चलिए, एनीवेज, तो हर्बीवोरी मत, अब एग्जांपल इसके क्या ही लिखो यार, तो इंसल्ट हो जाएगी आप लोगों की। हर्बीवोरी, कार्निवोरी, इसका एग्जांपल यदि मैंने लिखा तो आपके लिए इंसल्टिंग हो जाएगा, वो तो, है ना? एग्जांपल इसका बस मैं लिख देता हूँ, व्हाट? रैबिट। और रैबिट को देख के हमेशा मेरी बात ध्यान रखना, दिसत नसत। तसं नसतं. नसतं म्हणून जग फस्त. नसतं. सर 5th नंबर का कौन सा है वो, डर्टी? अरे डर्टी नहीं भैया, वो डेट्राइटिव हो रही है। अब हर जगह तेरे को डर्टी डर्टी दिखने लगा है। डेट्राइटिवोरस। डेट्राइटिवोरस मतलब ये जो डिकम्पोजर्स होते हैं ना, जो लीव्स गिर जाती हैं, लीव्स शेड हो जाती हैं प्लांट की, उस पर यदि ग्रो कर रहा है, उससे न्यूट्रिशन ले रहा है, दैट इज व्हाट? डेट्राइटिवोरस। अर्थवर्म जैसा। ओके यस सर. ओके, परफेक्ट। बच्चों, टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन की बात करते हैं यार। तो टाइप्स ऑफ टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स, दो बेसिक न्यूट्रिएंट होते हैं यार। एक होता है बच्चों मैक्रोन्यूट्रिएंट, ये तो नाम से ही समझ में आ जा रहा है। Already covered Micronutrients. in biomolecules. यार जो एनर्जी डायरेक्ट अपने को दे रहे हैं, LPC, वो कौन हुए? अपने मैक्रो। और जिसकी रिक्वायरमेंट अपने को सप्लीमेंट के तौर पर है, विटामिन, मिनरल्स, इवन वाटर, है ना? ये सब क्या हो गए? माइक्रोन्यूट्रिएंट। परफेक्ट। चलिए, अब स्टेप्स इन न्यूट्रिशन की यदि मैं बात करूं, तो स्टेप्स इन न्यूट्रिशन, सबसे पहले मैं खाना निगलता हूं, अंदर स्वेलो करता हूं। द प्रोसेस इज नोन एज व्हाट? इंजेक्शन. Perfect. कौन बोला सबसे पहले? स्पंदन. स्पंदन। वेरी नाइस स्पंदन। इंजेक्शन के बाद डाइजेशन. डाइजेशन. ग्लोरी। डाइजेशन के बाद Absorption. एब्जॉर्प्शन. एब्जॉर्प्शन। परफेक्ट। एब्जॉर्प्शन के बाद Assimilation and then Assimilation. excretion. And then excretion. वेदांत भाई लास्ट वाला क्या बोले? Excretion. बस नो हो सर, गया खेल। इजेशन. हो गया खेल Ejection. वेदांत भाई, पूरा पढ़ाया हुआ कचरा कर दिया, सब बर्बाद कर दिया। एसिमिलेशन के बाद होता है डॉक्टर Ejection. एब्जॉर्प्शन। अरे एक्सक्रीशन मेटाबॉलिक वेस्ट होता है, बताया था मैंने। स्पंदन, पैठणे, डॉक्टर पैठणे बताया था। Yes, sir. ओके, सो लास्ट वन इज इजेशन, क्योंकि इसमें सॉलिड वेस्ट और कैटाबॉलिक वेस्ट निकलता है। यदि आप एक्सक्रीशन कह देते तो वो मेटाबॉलिक वेस्ट होता। अंडरस्टूड? ओके, अब कुछ यूनिसेलुलर Yes, sir. दो टाइप प्रोसेस में यार, दो टाइप की प्रोसेस है, इंट्रासेल्युलर यानी डाइजेशन की प्रोसेस जो इंट्रासेल्युलर, और एक्स्ट्रा सेल्युलर। अब आप मुझसे पूछेंगे हम लोग किस कैटेगरी में, तो ये तो आप मुझे बताएंगे इंट्रासेल्युलर है कि एक्स्ट्रा सेल्युलर, यानी हमारा जो डाइजेशन है वो सेल के अंदर होता है कि सेल के बाहर होता है? सेल के अंदर. सेल के बाहर. 10 लोग अलग अलग बता रहे हो। अंदर वाले कौन है? कौन कह रहा है सेल के अंदर होता है?
कौन कह रहा है सेल के बाहर होता है? सर आई स्पंदन आय मतलब क्या होता है? आय बोल देते हो आप लोग, स्पंदन कह रही है। स्पंदन कह रही है कि सेल के बाहर होता है। कौन कह रहा है कि सेल के अंदर होता है? स्वराज। स्वराज क्या कह रहे हो? सर सेल के अंदर। अरे मेरे भाई, सेल के अंदर हो रहा होता पांडे जी, क्या ही कर रहे हो पांडे जी? यदि सेल के अंदर डाइजेशन हो रहा होता तो मुझे भूख लगने पर रोटी की क्या जरूरत थी? मैं अपने अंदर के मांस को नहीं खा जाता? स्वराज भाई मेरी बात समझे? यस सर। यार बाहर से डाला हुआ चिकन का पीस हम लोग डाइजेस्ट कर लेते हैं, फिर भूख लगने पे अंदर अंदर तो इतना सारा मांस मटेरियल पड़ा हुआ है, उसको क्यों नहीं खा लेते हम? क्योंकि हम सेल के बीच में डाइजेशन करते हैं, सेल के अंदर डाइजेशन नहीं करते। सेल के अंदर जो हम करते हैं उसे बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन कहते हैं, बर्निंग करते हैं, जिससे हम एटीपी बनाते हैं। पांडे जी समझे कुछ? पांडे जी समझे कुछ? यस सर। ओके। प्राप्ति, प्राप्ति, परी, पलक, लारण्या, कांचन, गुंजन, अग्री। यस सर। Yes, sir. आपको कुछ नहीं करना बच्चों, नोट्स बनाने हैं बस। आप में मेरे मुझसे बात करने के लिए म्यूट अनम्यूट करते रहना, दैट्स इट। बाकी कुछ करने का जरूरत नहीं। उससे बात होती रहेगी तो पढ़ने में समझ में आएगा, मजा आएगा। इंट्रासेल्यूलर में अपन लिख देते हैं एग्जाम्पल लोअर ऑर्गेनिजम्स, और इसमें लिख देते हैं ह्यूमंस। परफेक्ट। सो प्लीज नोट दिस, प्लीज नोट दैट। इवोल्यूशनरी ट्रेन समझ में आया क्या? Yes, sir. परफेक्ट। अब इस Excuse me, sir. एक्सक्यूज बोलो। Sir, can you please share the image of the board? बेटा वो हमेशा करता हूँ, डोंट वरी अबाउट इट, वो मैं हमेशा शेयर करता हूँ। सर, हाँ बोलिए। सर तो इंट्रासेल्युलर मतलब जो सेल के अंदर डाइजेशन करते हैं। परफेक्ट। I'm going to share the image with you people. And then I'll erase this. Excuse me, sir. Excused, बोलो। Sir, एक बार सेप्रोजोइक और सेप्रोफाइट एक्सप्लेन करो। सेप्रोजोइक और सेप्रोफाइट कौन बोला? कांचन। कांचन। कांचन बेटा, ये जो होता है ना, कहाँ गया? सेप्रोफाइट। फाइटा मतलब होता है किसी सरफेस पर ग्रोथ कर, फाइटा है ना। जैसे इपीफाइट, प्लांट पे प्लांट ग्रो कर रहा है तो उसको कहते हैं इपीफाइट। तो फाइटा मतलब प्लांट जो किसी पर ग्रो कर, उससे न्यूट्रिशन ले या ले वो जरूरी नहीं, लेकिन उस पर ग्रो करता है, तो वो उस केस में हो गया सेप्रोफाइट। जो डेड एंड डिकेइंग पे ग्रो करेगा वो कौन? सेप्रोफाइट। कांचन, अग्री? यस सर। और सेप्रोजोइक, जो सेप्रोजोइक मतलब जो डेड एंड डिकेइंग मटेरियल को खाएगा, दैट इज सेप्रोजोइक। और जो उससे किसी भी तरह से न्यूट्रिशन ले सकता है वो सेप्रोट्रॉफ। अग्री? यस सर। Perfect. Any more doubt to anyone in this presentation? Yeah, this evolutionary train. Types No, of nutrition. Done? no sir, किसी को तो भी था डाउट। Sir, types of nutrition. Types of nutrition. हाँ, इसमें क्या डाउट है? बोलो बोलो। Sir, in types of nutrition. अरे बोलना, आगे तो बोल भाई। आगे तो बोलो बच्चों। टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन, टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन 3 बार बोल दिए, क्या करना है उसका मुझे? प्रवीण Sir, बोलो। macro and micro का difference. अच्छा, न्यूट्रिएंट नहीं, न्यूट्रिएंट्स है वो। ये टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन है, ये टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स हैं जो एनर्जी प्रोवाइडर हैं। मैक्रो जो उसके सपोर्ट सबऑर्डिनेट्स हैं, सपोर्टर हैं, माइक्रो।
समझा? यस सर। सर वो एलपीसी क्या है मैक्रो में? कौन बोला? स्वराज। स्वराज कल की क्लास अटेंड की कि नहीं की तूने? स्वराज कल का क्लास अटेंड किया तूने? यस सर। तो बेटा पढ़ नहीं रहे हो क्या तुम लोग यार? इतना अच्छे से तुम लोगों को कल पढ़ाया, तेरा नाम लेके पहली क्लास थी तेरी। क्या है एलपीसी बच्चों? Lipids, proteins, and Lipids and carbohydrates. 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 मतलब यार इतना अच्छा एग्जाम्पल देके तुमको पढ़ाया और तुम बिल्कुल नहीं पढ़ रहे हो यार पांडे जी। कल बताया मैंने, मम्मी के किचन का फ्यूल एलपीजी, अपनी बॉडी का फ्यूल एलपीसी बताया था। Yes, sir. यस सर। तो यार गड़बड़ नहीं करो यार। और इन सबको मैंने क्या बताया था? नॉट एनर्जी प्रोवाइडर, नॉट एनर्जी प्रोवाइडर, but are needed to release energy from LPC. Understood? Yes, sir. Perfect. Please note. पढ़े आगे। एक्सक्यूज। Yes, sir. This excuse बोलो गार्गी। व्हाट इज हेलोजोइक? What is Holozoic? जब कोई सॉलिड फूड को, जैसे हम लोग क्या करते हैं, रोटी का निवाला लेते हैं ना अंदर गार्गी। अंडरस्टूड? यस। जो ऐसे सॉलिड फूड मटेरियल को अंदर लेते हैं उनको अपन कहते हैं होलोजोइक, जैसे वीडीपी। परफेक्ट। ओके। देखिए मतलब अप्रोच देखिए कितना फर्क आया। जब आप 9th-10th में थे तो कैसे पढ़ते थे डाइजेशन, और आज कितने ब्रॉड फॉर्म में पढ़ रहे हैं। इतने में तो पूरा डाइजेशन हो जाता था। अभी आपने केवल एक इवोल्यूशनरी ट्रेंड देखा और उसमें कितने नए शब्द जाने आ जाते। पैरासाइट, राइट? Yeah. मुग्धा मैडम, किसी डॉक्टर शुभम रोथे अपने किसी दोस्त से पूछिए, भैया कहना तू अपनी मदर के लिए पैरासाइट है क्या, तो 2 मिनट के लिए तो चक्कर पड़ जाएगा उसको। और जब डेफिनेशन बताओगे तो मान भी लेगा। डेफिनेशन क्या कहती है? कंप्लीट एटलीस्ट वन स्टेज। और हमने अपनी एक स्टेज तो मदर की बॉडी में पूरी की है, तो मान भी लेगा हाँ यार अपन पैरासाइट, जैसा कि आप लोगों ने मान। लेकिन एक्चुअली पैरासाइट 2 डिफरेंट स्पीशीज के बीच का इंटरैक्ट, राइट? Yes, sir. यस सर। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको मिटाते हैं और आगे दूसरा स्ट्रक्चर क्या था, दूसरा पार्ट क्या था अपना? Anatomy. परफेक्ट। अब Anatomy. इतना डिफरेंटली पेन पेंसिल लेके रेडी रखिए, मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूं और एक बहुत बढ़िया सा डायग्राम आपको एक्सप्लेन करता हूं। सो बी रेडी विथ पेन पेंसिल। आपको एनसीईआरटी में ही जो डायग्राम दिया गया है इसको इतना शानदार लेबल कर लेना है, ये मैं स्क्रीन पे शेयर कर रहा हूं ताकि आपको बहुत अच्छे से वो दिखे, राइट? All set. बस म्यूट, डोंट अनम्यूट, डोंट अनम्यूट। I hope screen is visible to you. Yes, sir. यस सर। परफेक्ट। अब देखिए बच्चों, 1 by 1 में एक एक स्ट्रक्चर आपको बताता चल रहा हूं और ध्यान से देखिएगा। मैं और चाहो तो उसको मैक्सिमाइज कर देता, लेकिन आपको ध्यान से देखना है कि कहां किसका लेबल किया गया है।
एनसीईआरटी में सबसे पहले जो स्ट्रक्चर लिखा गया उसको ओरल कैविटी लिखा है, am I right? यस और नो बोलते चलिए। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. जहां बच्चों ओरल कैविटी लिखा है, नीट का 2014 का क्वेश्चन, ओरल कैविटी के पास छोटा सा लिख लेना है स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस इपिथीलिया। ओरल कैविटी के पास लिख लेना है छोटा सा स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस इपिथीलिया। Sir, please repeat. स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस इपिथीलिया। स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस इपिथीलिया मतलब आपके माउथ में अंदर की तरफ बकल कैविटी में से ओरल कैविटी कहते हैं, वो इपिथेलियल सेल कौन सी है, उसका क्या नाम है? स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस इपिथेलिया। अग्री? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. और बच्चों ये जो स्ट्रेटिफाइड होता है ना, स्ट्रेटिफाइड मतलब आप लोगों ने वो मिठाई खाई है कभी, सोन पापड़ी? हाँ सर। Yes, sir. Yes, sir. यस, वो सोन पापड़ी में कैसे लेयर्स बनी होती है ना बच्चों, वैसी लेयर्स को कहते हैं स्ट्रेटिफाइड। एक के ऊपर एक स्ट्रेटा होता है ऐसा, तो उसको कहते हैं स्ट्रेटा या स्ट्रेटिफाइड। ऐसी 1 2 3 लेयर्स होती हैं, इसलिए उसको कहते हैं स्ट्रेटिफाइड इपिथेलिया। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। ओरल कैविटी में मैं आपको स्ट्रक्चर बताने जाऊं तो बहुत है, टीथ है, टंग है, पैलेट है, पर ठीक है। पैलेट म्हणजे मराठी में क्या कहते हैं पैलेट को? टाळू. टाड़ू। मतलब ऊपर की तरफ एक और नीचे की तरफ एक। तो ऊपर वाला हार्ड होता है कि सॉफ्ट? Hard. हार्ड। Hard. और नीचे वाला कैसा होता है? सॉफ्ट। Soft. लेकिन दोस्तों समझिए बात को, एक एक पार्ट को इतना बढ़िया मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। आप ये कभी ध्यान से देखा होगा, यदि नहीं तो अभी देखिएगा, यदि हाथ साफ हो तो, और हाथ साफ ना हो तो ना डालें। हाथ साफ हो, मुंह में डालोगे तो आप देखोगे कि अपर टंग पर, ये सॉरी अपर पैलेट पर, ऊपर वाले टाड़ू पर थोड़ा सा रफ सरफेस है। आप जब हाथ बाहर की तरफ फिंगर खींचोगे तो रफ सरफेस लगी, जैसा लगे जैसा कुछ अटक रहा है। Am I right? Yes, sir. और यही नीचे वाले में डालोगे तो स्लिपरी हो जाएगा, वैसे स्लिप हो जाएगा क्योंकि वो सॉफ्ट है। अग्री? Yes, sir. Yes, sir. लेकिन दोस्तों सोचो ना, वो टाइगर की बात, वो लेपर्ड की बात, यार एक बार जबड़े में जो फंसाते हैं तो मजाल की कोई मटेरियल या कोई ऑर्गेनिज्म भी उसमें से स्लिप हो जाए, क्योंकि उनके अपर पैलेट यानी हार्ड पैलेट पर खांचे बनी होती है, रुजेज निकले होते हैं, ऐसे खांचे बने होते हैं, जिसमें कि जैसे वो मांस को पकड़ा, वो एनिमल को खाया और अंदर जबड़े में लिया, तो वो इतना चीर फाड़ने वाले उसमें फंस जाता है कांटे जैसा कि वो उसमें से स्लिप ही नहीं हो पाता। इसलिए उनका जो हार्ड पैलेट है वो और ज्यादा रफ होता है, और उस पे जो स्ट्रक्चर होता है उसे कहते हैं रुजेस। वो लिखेंगे कभी अपन, अभी जरूरत नहीं है अपने को। RUJGAE, रुजेस। अंडरस्टूड? Yes, sir. Yes, sir. जो आगे की तरफ बढ़ते हैं, माउथ से ओरल कैविटी, ओरल कैविटी से थोड़ा सा आगे बढ़ते तो मेरे को एक स्ट्रक्चर दिख रहा है, पैरोटिड ग्लैंड दिख रहा है। Yes, Yes, sir. sir. ये Yes, sir. पैरोटिड ग्लैंड, उसको डाल दो नंबर 1, सब मैक्सिलरी जहां लिखा उसको डाल दो नंबर 2, और सब लिंगुअल जहां लिखा उसको लिख दो नंबर 3। दिख रहा है क्या? Yes, sir. ये Yes, तीन जो है जो, these are the 3 pairs of glands। ये सलाइवरी ग्लैंड होती है ना जो अपनी बॉडी में, these are the 3 pairs of salivary glands, पैरोटिड, सब मैक्सिलरी एंड सबलिंगुअल। तो ये 3 तो हो गई अपनी कौन? सलाइवरी ग्लैंड्स। लेकिन ग्लैंड्स के बारे में मैं सब अलग से पढ़ाऊंगा, इसलिए अभी सिर्फ 1 2 3 मैंने लिखा दिया ताकि आपको ध्यान रहे कि these are 3 pairs of salivary glands। कहीं ऊपर एनसीईआरटी में लिख दो 3 pairs of salivary gland, that is 1 2 3 in the figure। Gargi, noted? Yes, sir. Perfect. Glory, noted? Yes, sir. तो बच्चों इसके बाद अब आगे बढ़ते हैं, आगे के स्ट्रक्चर पे यदि हम चलें तो आगे के स्ट्रक्चर में फेरिंग्स दिख रहा है आपको?
Yes, sir. Yes, sir. वो जो फेरिंग्स है उसके नीचे ध्यान से देखिएगा, अभी लिखना नहीं है, मैं जब बोलूं तभी लिखा गया। फेरिंग्स के नीचे आप देखोगे तो यार एक छोटा सा विंड पाइप लिखा हुआ दिख रहा है, ट्रैकिया, है ना? ये सामने से, Yes, sir. सामने से जो आता है वो विंड पाइप, अपना वोकल कॉर्ड आता है ना सामने की तरफ, तो सामने से जो निकलता है वो विंड पाइप और पीछे से जो जाता है वो फूड पाइप। तो दोनों का कॉमन एरिया एक जगह पर खुल रहा है, उसको लिखा है फेरिंग्स। तो वहां आपको लिखना है कॉमन पासेज फॉर फूड एंड एयर। कॉमन पासेज, जितना मैं बोलूं उतना ही लिखें, कॉमन पासेज फॉर फूड एंड एयर। तो नीट का एक सवाल बन गया, व्हाट इज द कॉमन पासेज फॉर फूड एंड एयर? आंसर इज Pharynx. फेरिंग्स। परफेक्ट। चलिए नीचे आ जाएं, ईसोफेगस। ईसोफेगस को लिख दीजिए 25 सेंटीमीटर। इसका दूसरा नाम क्या होता है ईसोफेगस का? Food pipe. फूड पाइप। Gullet. नहीं, फूड पाइप भाई। गलेट और ग्लॉटिस तो बच्चों बकल कैविटी में होता है। गलेट और ग्लॉटिस तो बकल कैविटी में होता है। ये तो क्या हुआ? ईसोफेगस यानी फूड पाइप। अग्री? Yes. Yes, sir. Yes, sir. अब एक बड़ी मजेदार बात फिर से, मैंने कहा ना ऐसे तो कई सारे मौके आएंगे जब आपको लगेगा यू आर नोइंग फार बेटर देन समवन एल्स। देखिए बच्चों, एक और मजेदार कंसेप्ट, क्या कहता है, कहां बताऊं? हाँ दिख रहा है, यस। इन जनरल एक स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश की मैंने, दिख रहा है क्या स्ट्रक्चर? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ये हो गया माउथ, जहां से फूड जाना है अंदर। परफेक्ट। Yes. Yes, और sir. ये हो गई एयर, जहां से एयर अंदर जाना है। राइट दोस्तों? Yes, sir. Yes, sir. परफेक्ट। अब यदि मैंने आपसे कहा यहाँ थोड़ा सा बड़ा बना सकता हूं, तो मैं यहां बनाता हूं। चाहे जैसे समझ लिया। तो कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि ऊपर वाला ने कितना कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम क्यों बनाया है यार? मैं आपके सामने देखिए ऐसा खड़ा, यहां से मैंने फूड लिया यार, वो सामने से निकल आता, जो ऊपर वाला है वो पीछे से निकल जाता, कितना बढ़िया हो जाता। दो पाइप अलग अलग रख देता, ऊपर वाले ने मिक्स क्यों कर दिया उसको? कितना ही बढ़िया होता, ये सामने से निकल जाता और ये पीछे से निकल जाता। कोई दिक्कत थी पूरा भाई? कोई दिक्कत थी? Sir, for speaking like human being or for conversation, we need the air. परफेक्ट, कुछ हद तक सही बोला। कौन बोला? Sanjana. संजना। वेरी नाइस संजना मैडम। बच्चों मैं जो अभी आपसे बात कर रहा हूं ना, समझिएगा बात को। When I'm talking with you, I cannot breathe in. If I'm continuously talking with you, I cannot take my oxygen inside. इसीलिए मैं बोलते बोलते मुझे दम लगता है, क्योंकि मैं यदि बोलता ही जाऊं तो मैं सांस नहीं ले सकता, और सांस लेना पड़ेगा मुझे रुकना पड़ेगा। क्योंकि शब्द जब निकलते हैं, साउंड का निकलना अलग है और प्रोनाउंसिएशन निकलना अलग। प्रोनाउंसिएशन बकल कैविटी से निकलता, साउंड वोकल कॉर्ड से निकलता। साउंड वोकल कॉर्ड से निकलता है, वर्ड्स यहां से निकलते। मैंने पूरव कहा तो पूरव यहां से निकला, लेकिन पूरव के लिए जो ऑक्सीजन या एयर की बात थी वो यहां से काम। तो जब शब्द निकलते हैं तो एयर अंदर नहीं जाती, एयर बाहर निकलती है तो आवाज आती। एयर बाहर निकलती है तो आवाज आती है, अंदर जाती तब आवाज नहीं आती। इसीलिए जब आप बोल रहे होते हैं तो फिर सांस छोड़ी थी आपने, इसलिए बोल पा रहे थे। अब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो मैं सांस नहीं ले पा रहा हूं, तो मुझे रुकना पड़ेगा सांस। समझे कुछ? Yes, समझे? sir. और Yes, एक मजेदार बात यदि मैं आपको बताऊं पैठणे साहेब,
तो कभी अचानक यदि आपके सामने या साइड में आपको बिना बताए कभी किसी ने बढ़िया से बॉम्ब फोड़ दिया, दिवाली के समय पटाखा फोड़ दिया, आपका सिंपल रिफ्लेक्स क्या होगा जानते हैं? गाली देना। Sir, I will jump from it. नॉट ओनली जंप माय डियर, कुछ भी हो, कुछ भी कर लो आप, शाउट पहला रिफ्लेक्स आपका होगा कानों पे आ जाएगा और एयर बाहर निकलेगी। दिस इज द कॉमन Yes, sir. रिफ्लेक्स। वो हाँ। क्यों होगा दोस्तों? क्योंकि पहला रिफ्लेक्स ऊपर वाले ने बनाया कि यार कान के पर्दे नहीं फट जाएं, ईयर ड्रम पे प्रेशर नहीं आए, तो पहला हाथ तो वहां गया ताकि मिनिमम हो जाए। देखिए रिफ्लेक्स कितना शानदार है। दूसरा आपने एयर निकाल दी, एयर ऐसे निकाल दी दोस्त कि बकल कैविटी में वो जो फेरिंग्स मैंने बताया अभी जो डायग्राम में मैं दिखा रहा था, वहां से आपने देखा एक विंड पाइप भी निकल रहा है और एक फूड पाइप भी निकल रहा है। अग्री? Yes. Yes. Yes, sir. मतलब देखो कितना बढ़िया कंसेप्ट है। उस जगह पर एक कॉमन ओपनिंग है जहां पर 7 ओपनिंग खुल रही है। 2 फ्रॉम ईयर्स, 2 फ्रॉम आईज, 2 फ्रॉम नोज एंड 1 ऑफ माउथ। तो जैसे ही तेज पटाखे की आवाज आई, हमने मुंह खोल दिया और एक डक्ट है यूस्टेकियन ट्यूब जिसने कान के पर्दे पर ईयर ड्रम पर प्रेशर पड़ने के पहले एयर को बाईपास कर दिया और मुंह से निकाल दिया। दैट मीन्स ईयर ड्रम पे फर्क ही नहीं पड़ने दिया। पटाखा फूटा, हमने रिफ्लेक्स सेट किया, सडनली अंदर के सारे उसको बंद कर दिया और जो कुछ अंदर चला गया था उसको बाईपास करके मुंह से निकाल दिया। यदि वो नहीं करते, मुंह बंद रखते, तो पर्दे पे असर पड़ जाता, ईयर ड्रम पर असर पड़ जाता, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन पे असर पड़ जाता। अंडरस्टूड? Yes, sir. Yes, sir. काव्य भाई मजा आई कंसेप्ट में? Yes, sir. अरे आदित्य पाटिल, Yes, sir. एबल भाई मजा आई? Yes, sir. ग्लोरी, वैष्णवी, उत्कर्षा, तनुजा, यू गॉट माय पॉइंट माय डियर? यस सर। इसीलिए तो ऊपर वाले ने क्या किया, ऊपर वाले ने यहाँ पर क्रॉस दे दिया कि भैया यहाँ से खाने वाला आइटम पीछे से ले जाओ और सांस जो ऊपर वाला है उसको सामने से लाओ, तो बीच में क्रॉस आया और उस क्रॉस को ही तो अभी हमने कहा क्या, कॉमन पैसेज फॉर एयर एंड दैट इज फेरिंग्स। अंडरस्टूड? Yes, sir. डॉक्टर परी पाटिल एंड प्राप्ति भंडारी, अंडरस्टूड? Yes, sir. परफेक्ट। यस सर। बच्चों बोर तो नहीं हो रहा हो क्लास में? मजा आ रही कि नहीं आ रही है? आ रही है। मजा आ रहा है अरे सर। सर मजा। आ रही सर। कंसेप्ट जब पता लगता है तो मजा ही आता है ना। चलिए, तो अभी यही तो मैंने अभी आपको बताया, फेरिंग्स वाला पार्ट व्हिच इज कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर। फिर हम आगे बढ़ गए इसोफेगस, है ना, वो 25 सेंटीमीटर। अब और आगे बढ़ते हैं यार, ये देखिए अंदर का पूरा मसाला रेडी है इधर पे। चलिए, अब इसोफेगस जो 25 सेंटीमीटर है दोस्तों, आप यदि देख रहे हो बहुत ध्यान से तो मैं पॉइंट बनाना चाहूंगा। दिखा क्या रेड कलर का पार्ट? Yes, sir. यस सर। हाँ, हाँ, उसको दिख रहा मैंने है। लिखा, यस उसको मैंने लिखा डॉक्टर्स कार्डियक स्फिंक्टर। देखो लिखा हुआ है कार्डियक स्फिंक्टर लिखा। Yes, sir. और वो जो कार्डियक स्फिंक्टर मैंने आपको लिखवाया, उसको स्फिंक्टर मतलब जब आप स्टमक में एंटर कर रहे हो तो स्टमक में एंटर करते समय कोई ना कोई रेगुलेशन तो चाहिए ना यार वहां। और वो रेगुलेशन भाई छोटे बच्चों का यही तो डेवलप नहीं हो पाता है। इसलिए क्या होता है, जैसे ही बच्चे ने फीड किया, मदर से मिल्क लिया और आपने थोड़ा भी उसको ऊपर नीचे घुमाया, तो जो दूध उसने पिया था वो बाहर आ जाएगा, वॉमिट कर देगा। हम भी कभी यदि ओवर ईटिंग कर ले, स्टमक में जगह ही नहीं है, इतना ठूस लें, तो वो स्फिंक्टर क्यों ही काम करेगा, फिर वो सारा एसिड ऊपर की तरफ आने लगेगा, जिसे हम कहते हैं एसिडिटी, या सब खट्टा खट्टा सी डकारें आने लगती हैं, क्योंकि वो कार्डियक स्फिंक्टर से ऊपर की तरफ फूड भर जाता है। अंडरस्टूड? यस सर। यस सर। अब यदि स्टमक में हम आए तो मैंने 3 पार्ट लिखे, लेकिन एक्चुअली 4 पार्ट होते हैं वहां पर। जैसे कार्डियक, उसे कार्डियक क्यों कहा गया यार? एनीवन कैन टेल मी व्हाई इट इज कॉल्ड कार्डियक?
क्योंकि दोस्तों, क्योंकि इसके पीछे और थोड़ा सा ऊपर की तरफ हार्ट की वॉल है, और हार्ट की मेमोरी। प्रवीण, डोंट छेड़ो मत स्क्रीन को। प्रवीण, डॉक्टर प्रवीण, प्रवीण, एम आई ऑडिबल? बेटा तुम लोग शांति से, मतलब अच्छे से पढ़ा रहा हूं, तुम लोग उसको डिस्टर्ब कर रहे हो यार स्क्रीन पे। सब दिख जाता है, यहाँ सारी कंट्रोलिंग होती है। ओके, सो कार्डिक, क्योंकि हार्ट की वॉल को क्या कहते हैं दोस्तों? व्हाट आर हार्ट वॉल्स? कार्डियक मेम्ब्रेन। इसलिए तो हार्ट के स्पेशलिस्ट को क्या कहते हैं? Cardiologist. Cardiologist. और ये जो सिस्टम अपन पढ़ रहे हैं, गैस्ट्रिक सिस्टम स्टमक का, तो इसके स्पेशलिस्ट को क्या कहते हैं? Gastrologist. गैस्ट्रोलॉजिस्ट। बहुत बढ़िया, परफेक्ट। चलिए, तो बच्चों यहाँ पर अभी मैंने आपको जो स्ट्रक्चर दिखाया वो था कार्डियक स्फिंक्टर। उससे नीचे आते हैं तो सबसे पहला ही पार्ट यदि आप देखोगे तो दैट इज कार्डियक। दिखा क्या? हाँ सर. कार्डियक, कार्डियक के बाद ऊपर की तरफ दिख रहा है थोड़ा सा फंडेक, यानी फंडस। कार्डियक के ऊपर फंडस, और जहां से वो एरो निकला मैंने वहां पेंसिल से HCl लिखा है, वहां लिख दो बॉडी। तीसरा पार्ट बॉडी, पहला पार्ट कार्डियक, दूसरा पार्ट फंडस, तीसरा पार्ट बॉडी, एंड फोर्थ पार्ट इज पाइलोरिक। मिला? बच्चों मिला? Yes, sir. भाई देखो, पहला पार्ट हो गया, दिस वन इज द फर्स्ट पार्ट, दिस वन इज द सेकेंड पार्ट, दिस वन इज द थर्ड पार्ट, एंड हियर इज द फोर्थ पार्ट। अग्री? Yes, sir. Yes, sir. और जैसे मैंने ऊपर की तरफ एक यहां बनाया था कार्डियक स्फिंक्टर, यदि आप देखोगे तो यहां पर भी एक मैंने बनाया है, दैट इज व्हाट? पाइलोरिक स्फिंक्टर। दिखा क्या? हाँ सर, दिखा. एक होगा कार्डियक स्फिंक्टर जो स्टमक में आने वाली जगह हो, और एक स्टमक से निकलने वाला पार्ट, उसको मैंने क्या कह दिया? पाइलोरिक स्फिंक्टर। कार्डियक में खुल रहा था तो कार्डियक स्फिंक्टर, पाइलोरिक से खुल रहा है तो पाइलोरिक स्फिंक्टर। अग्री? Yes, sir. Sir, what is Yes. third one? बॉडी, बॉडी, थर्ड वन इज बॉडी, फंडस। नोटेड बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. अब और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं यार, और थोड़ा सा लिख भी रहे हो आप, बराबर लिख रहे हो इन द सेंस लेबल कर रहे हो, लिखने लिखना तो जरूरत ही नहीं। बायो में तो डायग्राम लेबल हो गया तो सब पिक्चर क्लियर है। पाइलोरिक स्फिंक्टर आपने लिखा, तो पाइलोरिक स्फिंक्टर से आगे मैं बढ़ रहा हूं तो एक सी शेप स्ट्रक्चर यू कैन इजीली ऑब्जर्व। वो जो सी शेप स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, वो सी शेप स्ट्रक्चर इज ड्यूडोनम। दिख रहा है क्या? Yes, sir. ड्यूडोनम, उसको मैंने लिखा 1, क्योंकि अब यहां से शुरू हो रही है कौन सा पार्ट? स्मॉल इंटेस्टाइन। Small intestine. और स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट इज व्हाट? ड्यूडेनम। नोटेड? Yes. एंड ड्यूडेनम की मैंने लेंथ भी लिख दी, कितनी लंबी? 25 centimeters. 25 centimeter. शॉर्टेस्ट क्यों लिखा मैंने यार? शॉर्टेस्ट इसलिए लिखा, बॉडी का शॉर्टेस्ट नहीं, स्मॉल इंटेस्टाइन के जो 3 पार्ट हैं, कौन कौन से? ड्यूडेनम, जेजुनम एंड इलियम। ड्यूडेनम, जेजुनम, लेफ्ट हैंड साइड पर ड्यूडेनम, राइट हैंड साइड पर दिख रहा होगा जेजुनम, जो लगभग 2 से 2.5 मीटर, और थर्ड पोजीशन पे दिख रहा है आपको इलियम, which is 3.5 मीटर। Have you seen 3 parts? Duodenum, jejunum, ileum. Yes, sir. Doctors, can you see these 3 parts? Duodenum, jejunum, Yes, ileum. sir. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Perfect. तो बच्चों देखिए ध्यान से, ड्यूडेनम जो है वो थोड़ा सी शेप्ड है, और उसके बाद जेजुनम है, और फिर इलियम। लेकिन दोस्तों
यू आर प्राउड रेजोनाइट्स, आई नो, बिकॉज किसी से भी पूछिए इलियम कहाँ है तो वो बोलेगा प्यूबिक बोन, कमर के पास में एक बोन होती है जिसे कहते हैं इलियम। यही तो सवाल है, यही तो सवाल है कि फिर वो इलियम यहां कैसे? दोस्तों उसकी स्पेलिंग में है ILIUM। ILIUM यदि है तो वो बोन है, और ILEUM यदि है तो वो इंटेस्टाइन। समझे क्या? Sir, please repeat. Repeat. यस, यदि अभी आप देखो तो यू कैन सी दिस इलियम, दिखा? Yes, sir. व्हाट इज द स्पेलिंग? Double ILEUM. ILEUM. LEUM है ना? यदि यहां पर मैं ई की जगह, यदि यहां पर मैं ई की जगह आई लिख दूं तो स्पेलिंग हो जाएगी ILIUM। अग्री? Yes, sir. Yes. और ये बोन होती है बच्चों कमर वाले रीजन। कमर वाले रीजन के नीचे जो बोन होती है वो तीन होती है, इलियम, प्यूबिक और स्चियम। उसमें से एक बोन है ये, लेकिन यहां पर स्पेलिंग तो क्या लिखी है? ILEUM, तो वो इंटेस्टाइन का पार्ट है। अब याद कैसे रखोगे कि ई इंटेस्टाइन है कि आई इंटेस्टाइन है? मूर्खों की तरह याद कर लें, अपने को तो सवाल सही होने से मतलब। सवाल ये है कि क्या है भाई इंटेस्टाइन और क्या है बोन। तो बॉडी में ऊपर से पहले ई वाला पार्ट आ रहा है कि आई वाला पार्ट? I. अरे बॉडी में ऊपर से पहले पेट ही आ रहा है, स्टमक आ रहा है, मतलब इंटेस्टाइन आ रही है कि बोन आ रही है? पहले कमर ऊपर आ रही है कि ये स्मॉल इंटेस्टाइन ऊपर आ रही है? Small intestine. Small इंटेस्टाइन, यस, स्मॉल इंटेस्टाइन पहले आ रही है ना ऊपर से, और उसके बाद बोन आ रही है। और ABCD में भी पहले क्या आता है? ई। बस सिंपल है यार, सिंपल है एकदम। काय को दिमाग लगाएं, चाहे जैसे याद करें, हमें याद करने से मतलब, हमें क्वेश्चन बनना चाहिए, बस क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए हमारा। तो अब हमको दिमाग समझ में आ गया कि ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम, इसमें इलियम जो है ये इंटेस्टाइन का पार्ट है, और आइलियम मैं पढ़ते समय उसको आइलियम पढ़ता हूं, वो बोन का पार्ट है। अंडरस्टूड? अंडरस्टूड? Yes, sir. Yes, sir. चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम सुपर कॉइल्ड स्ट्रक्चर है, इतनी ज्यादा फोल्डेड है कि इस टोटल लेंथ को यदि आप देखो, क्या लग रहा है टोटल लेंथ कितनी दिख रही है? लगभग 6-6.25 मीटर। समझ रहे हो आप? 6-6.25 मीटर। अग्री? क्योंकि ड्यूडेनम आपका 25 सेंटीमीटर है, जेजुनम आपका 2.5 मीटर है, एंड इलियम इज 3.5 मीटर। सो ओवरऑल लेंथ इज ऑलमोस्ट 6.5 मीटर। अग्री? Yes, sir. This small intestine is now opening through another wall. देखिएगा, can you see this? Yeah. Yes, sir. This small intestine is opening through another valve known as ileocecal valve. Known as ileocecal valve. अग्री? अग्री बच्चों? Yes, sir. ये इलियोसिकल वाल्व से यदि आप देख रहे होंगे तो नाउ यू एंटर इनटू लार्ज इंटेस्टाइन। दिख रहा है? Yes. क्या बात है, शांत हो गए सब? थक गए क्या? No, sir. Yes, sir. थक गए? Yes, sir. अरे थकने के लिए यस सर बोले कि समझ में आ गया इसलिए यस सर बोले? चलिए एनीवेज, मुझे तो पढ़ाना है। लार्ज इंटेस्टाइन में यदि आप देखेंगे तो बच्चों आपको 3 पार्ट दिख रहे हैं, बहुत अच्छे से समझिएगा।
लार्ज इंटेस्टाइन का एक पार्ट है दैट इज this one is ascending colon, this one is transverse colon, and this one is descending colon. दिख रहा है क्या? Yes, sir. Yes, sir. This one is ascending colon, Yes. second one is transverse colon, और साइड में नीचे की तरफ आया दैट इज डिसेंडिंग कोलोन. दिख रहे हैं 3 कोलोन? Yes, sir. Yes, sir. रेड कलर की लाइन से मैंने बनाए हैं. वो जो 3 कोलोन हैं उसमें भी आप ध्यान से देखो बच्चों, तो जो कोलोन क्यों कहते हैं? कोलोन मतलब लार्ज इंटेस्टाइन. अब कोलोन लार्ज इंटेस्टाइन है और ये स्मॉल इंटेस्टाइन, तो लार्ज ये लेंथ की वजह से नहीं है, लार्ज है डायमीटर की वजह से. इज नॉट लार्ज. ज्यादा बड़ी तो स्मॉल इंटेस्टाइन, लेंथ वाइज स्मॉल इंटेस्टाइन बड़ी. फिर स्मॉल क्यों? क्योंकि डायमीटर छोटा है. और लार्ज इंटेस्टाइन लार्ज क्यों बोलो? Width is more. क्योंकि डायमीटर Diameter button. डायमीटर इज मोर. अब एक क्वेश्चन यहां पर बनता है, व्हाट डू यू थिंक अबाउट द डिफरेंस ऑफ इन लेंथ ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन ऑफ कार्निवोरस एंड हर्बिवोरस? हुज इंटेस्टाइनल लेंथ इज मोर? Herbivorous. Herbivorous. Herbivores. परफेक्ट. क्यों हर्बिवोरस? Because they eat cellulose with their food. Because they need to digest cellulose. Because cellulose does require more time to digest, so the length of the small intestine is more in herbivorous. Okay, but large intestine कहीं यदि आप देख पाएंगे तो why this large intestine is bent here? ये bent क्यों हो गई इधर? ऊपर क्यों नहीं चली गई सीधे? वहां bent क्यों हो गई? Because यहां पर एक रीजन आ गया और उस रीजन को मैंने नाम दे दिया दोस्तों हिपेटिक फ्लेक्सस. देखिए ब्लू कलर से किया है मैंने. वहां पे वो रीजन आ गया जहां पर लीवर था. देखिए लीवर का एक पोर्शन भी दिख रहा है वहां, यदि आप ध्यान से देखो तो. देखिए दिख रहा है Yes, sir. दिस पोर्शन, दिस पोर्शन. उस पोर्शन की वजह से वो बेंट हुआ और वहां से टर्न हो गया. और टर्न हो गया तो जो असेंडिंग कोलोन था उसको मैंने ट्रांसवर्स कोलोन बना दिया. लिखा भी है वहां पर हिपेटिक फ्लेक्सस. इट इज फ्लेक्सस, FLEXUS, फ्लेक्सस, नॉट प्लेक्सस. पाठक वाला पी लगाएंगे आप प्लेक्सस तो उसका मतलब होता है ब्लड नर्व्स सबकी असेंबली, वो प्लेक्सस. और ये है क्या? फ्लेक्सस. अग्री? Yes, sir. Yes, sir. परफेक्ट. उसके बाद बच्चों एक जगह आप देख रहे होंगे तो यार इस जगह पर वो यहां से फिर बेंट हो गया, और फिर बेंट हो गया मतलब ये वाले पोर्शन पे, और वो नीचे की तरफ आ गया, वो डिसेंडिंग कोलोन बन गया. वो डिसेंडिंग कोलोन क्यों बन गया यार? क्योंकि यहां पर जो स्ट्रक्चर है वहां पर आ रहा है स्प्लीन, और इसकी वजह से वहां पर जो फ्लेक्सस है उसका नाम क्या हो जाएगा? Splenic plexus. स्प्लेनिक फ्लेक्सस. ये लिखा हुआ है स्प्लेनिक फ्लेक्सस. यानी असेंडिंग कोलोन मुड़ जाता है, बेंट हो जाता है हिपेटिक फ्लेक्सस की वजह से, और ट्रांसवर्स कोलोन मुड़ जाता है, बेंट हो जाता है स्प्लेनिक फ्लेक्सस की वजह से. अंडरस्टूड Yes, sir. दोस्तों? अंडरस्टूड? Yes, Yes, sir. Sir. Yes, sir. Yes, sir. अच्छा मुझे सच में बताओ, क्या कभी इतना डिटेल डाइजेस्ट सिस्टम को पढ़ने और समझने की कोशिश की थी? No, No, sir. sir. No, sir. Sir. No, sir. No, sir. No. अब क्या हुआ यार? एक पार्ट तो हो गया असेंडिंग कोलोन, दिस वन इज असेंडिंग कोलोन, दिस वन इज ट्रांसवर्स कोलोन, दिस वन इज डिसेंडिंग कोलोन. लेकिन आप यहां देख रहे हैं एक इंग्लिश के अल्फाबेट एस की तरह स्ट्रक्चर दिख रहा है. दिख रहा है क्या? मैंने रेड से बनाने की कोशिश की थोड़ा सा. Yes, sir. वो जो थोड़ा सा एस, थोड़ा सा बेंट स्ट्रक्चर दिख रहे हैं उसको कहते हैं सिग्मोइड कोलोन. एस शेप का है ना, तो उसको कह दिया सिग्मोइड कोलोन.
या उसी को कहते हैं पेल्विक कोलोन, क्योंकि वो पेल्विक रीजन में आ जाता है, इसलिए उसको कह दिया सिग्मोइड कोलोन। तो वैसे 3 बेसिक पार्ट, असेंडिंग, ट्रांसवर्स और डिसेंडिंग, लेकिन एक और पार्ट दैट इज सिग्मोइड कोलोन और पेल्विक कोलोन। आई होप यू आर राइटिंग टू, समझ भी रहे हैं, लिख भी रहे हैं। Yes, sir. Yes, sir. Perfect दोस्तों, perfect. That sigmoid colon is opening into, the sigmoid colon is opening into what? Rectum. And rectum is 13 centimeter. Rectum वो पार्ट है जहां पर सारी गंदगी जमा होती है, वो खाने के बाद जो अनडाइजेस्टेड मटेरियल था जिसमें जमा होता है वो रेक्टम, और उसके बाद वो जिससे खुलता है दैट इज एनस और एनल पोर। बट दोस्तों समझना पड़ेगा, समझना ये पड़ेगा कि एनल पोर के पास 2 ओपनिंग है, एक अंदर की तरफ इंटरनल स्फिंक्टर और एक बाहर की तरफ एक्सटर्नल स्फिंक्टर। क्या आप समझ सकते हैं? यार कभी प्रेशर आ जाए एग्जाम में, हॉल में, थिएटर हॉल में, सिनेमा हॉल में, रोक पाते हैं कि नहीं रोक पाते हम लोग? वेदांत भाई Yes, sir. रोक लेते हैं ना? यस, वो जो रोक पाते हैं, क्यों रोक पाते हैं? क्योंकि बाहर का स्फिंक्टर हमारे कंट्रोल में है, इसलिए उसे वॉलंटरी कहते हैं, जबकि अंदर वाला जो है उसे इनवॉलेंट्री है, वो नहीं रोक पाएगा। और छोटे बच्चों का तो ये दोनों ही स्फिंक्टर नहीं रोक पाते हैं, इसलिए जब चाहे तब वो ओटी कर सकते हैं। अंडरस्टूड? Yes, sir. परफेक्ट। So internal sphincter is involuntary, external sphincter is voluntary. Understood? Yes, sir. Yes, sir. अब एक जो पार्ट Yes, थोड़ा sir. सा आपको बताने का है अलग से, जहां पर स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन से मिल रही है दोस्तों, वहां पर मैंने बनाया है सीकम एंड अपेंडिक्स। दिख रहा है क्या? Yes, sir. Written. Yes. दैट सीकम एंड अपेंडिक्स जो है, सीकम 6 सेंटीमीटर, अपेंडिक्स 13 सेंटीमीटर। ये जो वेस्टिजियल ऑर्गन जो पहले काम किया करता था अब नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि अब सेल्यूलोज को इतना डाइजेस्ट कहां करना है। उसमें पहले बैक्टीरिया हुआ करता था, जो कच्चा हम ज्यादा खाते थे, अब तो मैक्सिमम चीजें पकाकर हम लोग खाने लगे। फिर भी यदि कच्चा खाते हैं तो समस्या नहीं है, बट अब इसकी रिक्वायरमेंट धीरे धीरे कम होती जा रही है, इसीलिए इसे वेस्टिजियल कहा गया। तो वन इज सीकम एंड वन इज वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, जिसमें लिम्फॉइड टिश्यूज होते हैं, आपके बॉडी के सोल्जर्स होते हैं, WBC होते हैं। यदि किसी प्रकार से कोई गड़बड़ हुई तो इन्फेक्शन फैलने के पहले वो कंट्रोल कर लें। तो ये 2 स्ट्रक्चर मैंने बताए। क्या लगता है, समझ में आया बच्चों की नहीं आया? Yes, sir. Yes, sir. किसने बोला यस सर पहले? अरे किसने बोला यस सर पहले? अरे बोलो तो भाई, कौन बोला? गर्ल्स में कौन बोला पहले? अरे यार गजब हो तुम लोग, इतना क्या घबराना उसमें। बॉयज में किसने बोला यस सर? Sir, पूरा. पूरा, बहुत बढ़िया पूरा, वेरी नाइस। आई होप यू आर कॉन्फिडेंट। पूरा डायग्राम को देखकर कैन यू टेल मी द कंप्लीट पाथ फ्रॉम ओरल कैविटी टू एनल पोर? देखकर बोलो पूरा, जस्ट ट्राई, कोशिश करो पूरा। Sir, image blur. बोलो। Sir, image is blur. इमेज ब्लर हो रही है? चलिए कौन बोल सकता है जिसने पहले यस सर बोला हो, कोई बोल, देख कर बोल दे। जो भी पाथ कंप्लीट, लाइक ओरल कैविटी, देन फेरिंग्स, देन ईसोफेगस, देन कार्डियक स्फिंक्टर, देन कार्डियक, देन फंडस, बॉडी, पाइलोरिक, पाइलोरिक स्फिंक्टर, ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम, इलियोसिकल वाल्व,
cecum, vermiform appendix, ascending colon, transverse colon, descending colon, sigmoid colon, rectum, anus, internal involuntary sphincter and external voluntary sphincter. Clear? Clear? Doctors, clear? अरे आवाज आ रही है मेरी? Yes, sir. Okay. So I hope you understand in a very well way. What do you think, doctors? Yes, sir. So it's good to close the session. It's already 4:50. Any doubt in today's session? No, sir. I hope you all enjoyed to understand your own digestive system. Do you? Yes. Yes. Yes, sir. Yes, sir. बच्चों बहुत अच्छे से पढ़िए. आगे मैं आपको सिस्टम बताने वाला हूं. ये एक एक पार्ट बताऊंगा. अब एक पूरा लेक्चर लगेगा बकल कैविटी जिसमें टूथ, टंग, पैलेट, ग्लैंड्स सब पढ़ना पड़ेगा. फिर और आगे बढ़ेंगे. ऐसा 1 by 1 हम लोग चलने वाले. राइट? Yes, sir. चलिए. See you in the very next class. All the best and be ready with the reading of NCERT. Okay. Okay.